दृष्टि आइज के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय इन अ न्यू ऑर्बिट ऑन द लॉन्च ऑफ GSLV Mk3 और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एज GSLV लॉन्चेस एंड PM मोदी चीयर्स लेख के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के साइंस एंड टेक खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। इसरो की नई उड़ान। इसरो लगातार एक से बढ़कर एक सफलता हासिल करती जा रही है। मंगलयान और चंद्रयान की बड़ी सफलता के साथ साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपण का शतक लगाने के बाद इसरो का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी है। इसी क्रम में इसरो की उपलब्धि में एक नया अध्याय तब जुड़ गया जब सोमवार को इसरो ने GSLV Mk3 से GSAT-19 जैसे वजनी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे बाहुबली सैटेलाइट कहा गया है। दरअसल पिछले महीने एक फिल्म आई थी बाहुबली 2। यह फिल्म इतनी भव्य थी कि इसने भारतीय सिनेमा के कई मानदंडों को खंडित कर नए कीर्तिमान बनाए। इसी तरह 3 दिन पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा एक सबसे ज्यादा वजनी GSLV Mk3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। करीब 13 मंजिली इमारत जितने ऊंचे और 640 टन वजन वाले इस रॉकेट के जरिए लगभग 3 टन के संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में तय स्थान पर स्थापित किया गया। इसे बाहुबली सैटेलाइट या फैट बॉय सैटेलाइट कहा गया है। GSLV Mk3 D1 रॉकेट को बाहुबली इसलिए कहा गया क्योंकि इसने कई मानदंड स्थापित किए हैं। जैसे एक तो यह भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे ज्यादा वजनी उपग्रह है। दूसरा, इसके द्वारा भारत उन एलीट क्लब वाले देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी क्रायोजेनिक तकनीक है। तीसरा, इसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन यानी विद्युत संचालक शक्ति का इस्तेमाल किया गया है। चौथा, इसमें पहली बार सौर ऊर्जा द्वारा चालित बैटरी के अलावा लिथियम आयन बैटरी का भी प्रयोग किया गया है। जहां तक इस सैटेलाइट से भारत को होने वाले फायदे की बात है तो इस संचार उपग्रह से डिजिटल भारत के अभियान को गति देने में मदद मिलेगी। इंटरनेट की गति बढ़ेगी। वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि GSAT-19 प्रति सेकंड 4 गीगाबाइट डेटा देने में सक्षम है। इस सफलता ने न केवल दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म की है बल्कि अंतरिक्ष तकनीक के बाजार में इसरो का कद भी बढ़ाया है। अब तक के सबसे वजनी रॉकेट और उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ ही भारत ने चांद पर मानव भेजने के अपने अभियान को भी बल प्रदान करने का काम किया है। इसरो की ताज़ा कामयाबी का सबसे खास पहलू यह है कि जिस क्रायोजेनिक इंजन के सहारे सबसे वजनी रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया वह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। असल में भारत ने शुरुआत में क्रायोजेनिक तकनीक खरीदने के लिए रूस के साथ करार किया था, लेकिन 90 के दशक के आरंभ में अमेरिका ने मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR का हवाला देते हुए इसमें रोड़ा अटका दिया। इसका असर यह हुआ कि रूस ने तकनीक तो नहीं दी मगर 6 क्रायोजेनिक इंजन मुहैया कराए। भारत ने पिछले साल ही MTCR में प्रवेश किया है। आखिरकार भारतीय वैज्ञानिकों ने उसे खुद तैयार कर लिया। यह संभव हो पाया उन्नत से उन्नत तकनीक में आत्मनिर्भर होने की लगन से। दरअसल इसी जज्बे ने इसरो को प्रतिष्ठा के ऊंचे पायदान पर स्थापित किया है। आज दुनिया में जिन कामयाब संस्थाओं से भारत की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगते हैं उनमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन शीर्ष पर है। बताते चलें कि क्रायोजेनिक भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त होने वाली द्रव ईंधन चालित इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन शून्य से बहुत नीचे यानी क्रायोजेनिक तापमान पर काम करते हैं। इसमें ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अमूमन -150 डिग्री सेल्सियस को क्रायोजेनिक तापमान माना जाता है। इस तापमान पर क्रायोजेनिक इंजन का ईंधन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसें लिक्विड बन जाती हैं। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को क्रायोजेनिक इंजन में जलाया जाता है। इससे इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे सैटेलाइट को भू-स्थिर कक्षाओं में पहुंचाने में मदद मिलती है। इस तकनीक को भारत ने अपने उद्यम से बनाना सीख लिया है और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा ही GSLV Mk3 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। इस तरह बहुत सारे नए कीर्तिमान इस उपग्रह के माध्यम से इसरो ने कायम किए हैं। यही वजह है कि इसरो की यह उपलब्धि बाहुबली सरीखी है। फिर भी सवाल यह उठता है कि इसरो की संस्थानिक सफलता के पीछे क्या कारण है।
क्या इसरो अमेरिका के नासा की तर्ज पर अपनी अंतरिक्ष महत्ता स्थापित करने में कामयाब हो पाएगा? क्या वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में इसरो एक लंबी पारी खेल सकता है? क्या मानव विकास सूचकांक में 131वां जैसा पिछड़ा स्थान प्राप्त करने वाले भारत को इसरो पर इतना ज्यादा खर्च करना चाहिए? अंततः यही प्रश्न महत्वपूर्ण है कि वैश्विक विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इसरो की क्या महत्ता है और इसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं। इसरो की सफलता में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वह है इसका संस्थानिक चरित्र। 1962 में परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत अंतरिक्ष क्षेत्र में शोध के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी INCOSPAR का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। 1969 में यही समिति बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो हो गई। 1972 में यह संस्था अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आ गई, जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। इसे विशेष आर्थिक लाभ प्रदान किया गया। इसरो की इस संरचना से इसे काफी लाभ हुआ, क्योंकि इसमें नौकरशाही का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं रहा और आर्थिक सुलभता के कारण इसका कार्य हमेशा अवरोध मुक्त बना रहा। इससे दूसरा फायदा यह हुआ कि संस्थान के पदों पर वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट ही रहे, जो संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की पूरी समझ रखते थे। इससे यह विभाग प्रायः राजनैतिक बाधाओं से भी मुक्त रहा। इसरो की सफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण उसकी भौगोलिक अवस्थिति भी है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो कि विज्ञान एवं तकनीक का हब है और जो अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग ने भी इसकी सफलता में महती भूमिका अदा की है। अगर बात करें वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में इसरो की भागीदारी की, तो अभी यह निस्संदेह बहुत कम है, लेकिन इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। सैटेलाइट इंडस्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक अरबों डॉलर की इस इंडस्ट्री में भारत का हिस्सा तकरीबन 0.5% ही है, जबकि चीन का मार्केट शेयर करीब 3% है और 75% हिस्सेदारी अमेरिका, फ्रांस और रूस के पास है। फिर भी वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की भागीदारी की बढ़ने की संभावनाएं असीम हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे भारत की प्रक्षेपण लागत का सस्ता होना, इसके तकनीकी कौशल का विश्वसनीय होना, नवाचार को अत्यधिक तरजीह देना, नैनो सैटेलाइट से लेकर वजनी सैटेलाइट प्रक्षेपण की क्षमता हासिल करना तथा स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन तकनीक के निर्माण की क्षमता का विकास करना इत्यादि। इसलिए उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वैश्विक अंतरिक्ष कारोबार में भारत की भागीदारी बेहतर मुकाम हासिल करेगी। हालांकि इसरो ने कम समय में बहुत कम संसाधन के बावजूद बेहतर उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन इसके समक्ष अभी भी कई चुनौतियां और सुझाव हैं, जैसे प्रक्षेपण यान के पेलोड वहन की क्षमता को बढ़ाना, क्योंकि आने वाला समय बड़े उपग्रहों के प्रक्षेपण का है। जब अंतरिक्ष में कॉलोनी बसाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, तो भारत को भी अपनी क्षमता बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। जब अंतरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न निजी कंपनियां जैसे स्पेसएक्स और ब्लू ऑरिजिन आदि बाजार में उतर रही हैं, तो इसरो के एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी को इस प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार रहना होगा। साथ ही इसरो को अपने अभियानों में खगोलीय पिंडों के शोध तथा मानव मिशन को भी शुमार करने की जरूरत है। इन सब के बावजूद आलोचक यह सवाल उठाते हैं कि जब सामाजिक विकास के मामले में भारत इतना पीछे है, तो भारत सरकार वैज्ञानिक विकास पर इतना धन खर्च क्यों कर रही है। भारत में आज भी करोड़ों लोगों को साफ पेयजल, आबाद बिजली आपूर्ति, शौचालय और रेल रोड सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। यह बात सच है कि भारत मूलभूत सुविधाओं के मामले में काफी पीछे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत को विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी पीछे रहना चाहिए। इसलिए भारतीय सरकारों ने तर्क दिया है कि विज्ञान और तकनीक पर खर्च से समावेशित सामाजिक विकास होता है। हालिया रॉकेट लॉन्च इसी दिशा में एक कदम है। यही कारण है कि आलोचना के बावजूद भारत सरकार ने इस मद में बजट को बढ़ा दिया है और शुक्र ग्रह के लिए एक मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि GSLV Mk3 का सफल प्रक्षेपण इसरो की विशेष सफलता को दर्शाता है और इसके संस्थानिक महत्ता को स्थापित करता है। इसरो को यदि विशेष छूट दी गई तो उसने नवाचार के जरिए विशिष्टता हासिल करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। हालांकि इसरो की एक के बाद एक कामयाबी तकनीक के साथ अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की श्रेष्ठता को रेखांकित करती है,
लेकिन यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जैसी कामयाबी इसरो अपने नाम लिखने में सक्षम है, वैसे ही अन्य तकनीकी और वैज्ञानिक संस्थाएं क्यों नहीं लिख पा रही हैं। इस मामले में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO का खास तौर पर जिक्र होना सहज है। आखिर उन्नत लड़ाकू विमान, टैंक, पनडुब्बी आदि का देश में ही निर्माण करने के मामले में भारत इतना पीछे क्यों है? यदि भारत वास्तव में महाशक्ति बनने का इरादा रखता है तो उसे रक्षा सामग्री का सबसे बड़ा खरीदार नहीं बल्कि उत्पादक बनना चाहिए। निसंदेह बात केवल रक्षा सामग्री की ही नहीं, आधुनिक तकनीक आधारित अन्य उपकरणों और मशीनों की भी है। बेहतर हो कि हमारे नीति नियंता इसरो की कामयाबी पर गर्व करने के साथ ही इस पर विचार भी करें कि अन्य तकनीकी वैज्ञानिक संस्थान उसकी बराबरी करने में सक्षम क्यों नहीं। कामयाबी के इस सफर में एक अकेला इसरो ही क्यों? इसलिए हमें अन्य क्षेत्रों में भी इसरो जैसे संस्थान के विकास पर ध्यान देना चाहिए। आइए अब नोट करते हैं इस ऑडियो आर्टिकल से जुड़ा हुआ सवाल। सवाल है, क्रायोजेनिक इंजन क्या है, स्पष्ट करें। इसके विकास में भारत के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का वर्णन करते हुए इसरो की वैश्विक महत्ता का मूल्यांकन कीजिए।